हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के पूर्वी बुक के यूनिट 5 के लास्ट चैप्टर को जो है विभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट लिट द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस। देखो, वक्त के साथ जो साइंस है वो बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया में या फिर बाकी देशों में यह सब था प्रॉब्लम कि साइंस के फील्ड में औरत एंटर ही नहीं करती थी। और ऐसा इंडिया में था। तो इंडिया में आई फिर विभा चौधरी, जो कि इंडिया की सबसे पहली वुमेन फिजिसिस्ट थी। फिजिसिस्ट मतलब कि फिजिक्स की एक्सपर्ट थी। वो यहाँ पर इंडिया में जो है आती हैं और वह इंडिया के साइंस के फील्ड में एक नया ट्रेल ब्लेजर बन के आती हैं। ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी ट्रेंड को सेट करता है। पहले क्या था कि औरत इस फील्ड में आती नहीं थी, लेकिन जब विभा चौधरी इस फील्ड में आती हैं, वो अपने योगदान देती हैं, तो इससे बाकी औरतों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस फील्ड में जा सकते हैं। तो वो एक ट्रेंड सेट कर दी बाकी औरतों के लिए कि हाँ, आप भी इस फील्ड में आ सकते हैं। इसलिए इनको ट्रेल ब्लेजर कहा जाता है। अब वही बोला जा रहा है इनकी पूरे कहानी को, तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि इस दुनिया में वुमेन का पोटेंशियल, चाहे वो साइंस हो या टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, इसको शॉर्ट में स्टेम कहा गया है। इन सभी में औरतों के जो पोटेंशियल है, यानी जो क्षमता, उस पर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इन सभी के पीछे कोई ना कोई ट्रेल ब्लेजर्स हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रेल ब्लेजर्स यानी ट्रेंड सेटर। यानी दुनिया में हर जगह पे कोई ना कोई ऐसी औरत होगी जो वहाँ पर साइंस के फील्ड में जाकर के वहाँ के औरतों को मोटिवेट की। सेम ऐसा इंडिया में भी हुआ। इंडिया में भी जो ऐसा हम लोग आज देखते हैं कि वुमेन अब इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन हो या चंद्रयान 3, इन सब में उनका हाथ है, उनका योगदान है और उन्होंने बड़े-बड़े अचीवमेंट्स भी पाए हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने वक़्त में कोई ना कोई फाउंडेशन बिल्ड किया है। और वो कोई ना कोई पियोनियर थे जिन्होंने फाउंडेशन बिल्ड किया, जैसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है विभा चौधरी। अब देखो, पियोनियर और ट्रेल ब्लेज़र में मीनिंग का अंतर क्या है? ट्रेल ब्लेज़र यानी कोई पहला व्यक्ति जो कि कोई ट्रेंड सेट करता है, यानी एकदम कोई नया लाइन लाता है। एग्ज़ाम्पल दूँ अच्छा, तो देखो अभी के वक़्त में एआई है। सबसे पहले एआई का कौन लाया? तो चैट जीपीटी। तो ये हो गया ट्रेल ब्लेज़र यानी एकदम ट्रेंड सेटर। लेकिन फिर आते हैं पियोनियर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उसी फ़ील्ड में, यानी जैसे एआई या चैटजीपीटी का फ़ील्ड हो गया, इसी फ़ील्ड में कुछ एकदम नया डेवलप कर देना। यानी चैटजीपीटी क्या था पहले कि वो सिर्फ़ आपका जो भी आप लिखते हो, टाइप करते हो, उसका जवाब देता है, इमेज या वीडियो बनाकर देता। लेकिन मान लो कोई ऐसा व्यक्ति बना दे कि वो आप लोग के लिए गाना गाना स्टार्ट कर दे। पूरा चौबीसों घंटा जो गाना बोलो वो उस गाने को जो है ट्रांसलेट करके गाए। तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पियोनियर, यानी उस ट्रेंड में किसी ने कुछ नया किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विभा चौधरी वो एक अर्ली पियोनियर तो हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना योगदान साइंस के फील्ड में दिया है, बट वो एक ट्रेल ब्लेज़र भी है क्योंकि वो पहली वुमेन्स फिज़िसिस्ट थी, यानी वही फिज़िक्स की एक्सपर्ट थी। और ये जो फिज़िक्स है, यह एक मेल डोमिनेटेड फील्ड था, यानी जिसमें ज़्यादातर मर्द ही हुआ करते थे। लेकिन एक ट्रेंड सेट करती है एक ऐसी औरत बन के जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट थी। अब देखो, इंडिया की अगर हम बात करें, अगर मैं 100 साल पहले की बात करूँ, तो उस समय तो एजुकेशन को लेकर के लड़कियों को उतना मौका ही नहीं मिलता था, ना ही इक्विटेबल एक्सेस था। यानी जितना बॉयज़ को पढ़ाया जाता, जितना उनको छूट था, उतना लड़कियों को छूट नहीं था। उन्हें बहुत ही कम पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दिया था, उनके फैमिली वाले उनको पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को उतना। तो वही बताया जा रहा है कि सोचो उस समय, जब इतना कठिन था पढ़ाई करना और एक्सेस नहीं था एजुकेशन को लेकर के, उस समय विभा चौधरी जैसी एक औरत उभर करके आई जो एक रेयर बीम ऑफ लाइट थी, यानी रेयर प्रकाश एक लाइट का। इन्होंने सारे ऑड्स को डिफाई करते हुए, यानी जितने भी परेशानी है, उन सब के बावजूद भी यह उभर करके आई। इनका जन्म हुआ था 1913 में कोलकाता में। और उस समय इंडिया भी ट्रेडिशनल पाथ को ही फॉलो कर रहा था। यानी उस समय मानसिकता थी लोगों की कि लड़कियों को इतना क्यों पढ़ाना, इन्हें तो घर का काम-काज करना है, यही सब। तो सोचो वैसे सोच के बीच में भी रह करके, फिर भी पढ़ करके जैसे-तैसे वो बड़ी बनी, मतलब एक बड़ी साइंटिस्ट बनी। तो यही बताया जा रहा है कि वह चौधरी सिर्फ़ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से नहीं उठी कि लड़की भी कुछ कर सकती है, बल्कि उनका नाम टावरिंग जायंट ऑफ साइंस, यानी जो साइंस के फील्ड में बड़े-बड़े दिग्गज थे, उनके बीच में भी आने लग गया। बस इतना ही अंतर था कि जो भी मर्द हुआ करते थे, अगर उनका नाम कहीं पे लिया आता तो सभी लोग सेलिब्रेट करने लग गए। यानी मानो उनको बहुत फ़ेम मिलता था। लेकिन विभा चौधरी का जब नाम आता तो उन्हें बस वही जानता, जो कि जान रहा होता कि वो कितनी सक्षम है। तो ऐसा समझो कि औरतों को उस समय इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं लोग करता था, इतना फ़ेम उनके लिए नहीं था औरतों का। लेकिन फिर भी विभा चौधरी पर्सिस्टेंस रहीं। पर्सिस्टेंट का मतलब हुआ कि वह अपने काम को करते रहें और उसके बाद उनको बोस इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया। वहाँ पर जाकर के वो अपने काम को फिर जारी रखी, जिससे धीरे-धीरे वो चिप अवे हो रही थी वॉल ऑफ एक्सक्लूजन से। वॉल ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब है
कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था समाज में, जो लोगों का जो सोच था, अब इस सोच से वो आगे बढ़ रही थी। जैसे लोग का क्या सोच था कि औरतें इस फील्ड में नहीं जाएँगी, उनका घर का काम सँभालना ही उनका काम है। ये सारे जो माइंडसेट था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो बैरियर्स था, उसे तोड़ कर के वो आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद वह बनी पहली इंडियन वुमन जो एक्सेल की थी हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में। यानी उन्होंने कुछ नया खोज किया था अपना, किसी चीज़ में बहुत अच्छा एक्सेल किया था, मतलब उसमें नॉलेज गेन किया था। तो इससे इनका नाम आगे बढ़ने लग गया, लोग को भी पता लगने लग गया समाज में कि औरतें भी ये सब काम कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेकिंग बाउंड्रीज। इसमें बताया हुआ है कि अब बीबा चौधरी पढ़ने के लिए चली गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, जहाँ पर वो गाइडेंस में रहती है सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरेट पैट्रिक एमएस ब्लैकेट। बोल सकते हो वहाँ के जो फिजिक्स के दिग्गज थे उनके गाइडेंस में रहकर ये पढ़ती हैं, और ये उस समय पढ़ाई कर रही होती हैं कॉस्मिक रेज को लेकर के, जो कि एक साइंस का फील्ड है। उसमें वो बहुत डीप जाकर के नॉलेज लेती हैं। उसके बाद अपना एक पीएचडी का थीसिस लिखती हैं। थीसिस मतलब थ्योरी, यानी जो आपने पढ़ा है, जो जाना है, उसके बारे में वो लिखती हैं। और उसके बाद जब वो रेस के ऊपर अपना थीसिस देती हैं, तो उनको वहाँ लोकल रिकॉग्निशन मिलता है। यानी लोग पहचान लग जाते हैं कि यार ये इन्होंने ऐसा कुछ खोज किया है, कुछ बताया है। इससे न्यूज़पेपर में नाम आता है टाइटल करके, इंडियाज़ न्यू वुमेन साइंटिस्ट शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज़। यानी इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट जिनको कॉस्मिक रेज़ को लेकर के आई है, यानी उसका नॉलेज है। अब इससे होता क्या है कि वर्ल्ड में अभी भी वुमेन की कैपेबिलिटीज़ को लेकर के, यानी क्षमता को लेकर के लोग स्पेक्टिकल थे। स्पेक्टिकल यानी डाउटफुल थे, उन्हें शक था कि यार औरत सब आखिर साइंस के फील्ड में क्या ही कर सकती है। लेकिन जब इस तरह से वो अपना नाम बनाती है, न्यूज़पेपर में आने लग जाता है, तब लोगों का ये शक दूर होने लग जाता है। वो अब इनको एडमायर करने लग जाते हैं, यानी कि वो भी रिस्पेक्ट करने जाते हैं इनकी कि यार औरत भी इस फील्ड में कुछ कर सकती है। इससे जो बाकी औरत है, उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में, उस एरा में जो मेल डोमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं, लेकिन उस मेल डोमिनेशन में ये फिर भी एक शैडो बन के रह जाते हैं। यानी उनको फिर भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए इनके काम को लेकर के। इसके बाद इनका जो सबसे बड़ा नोटेबल कंट्रीब्यूशन था, यानी रिमार्केबल बोल सकते हो, सबसे अच्छा जिनका कंट्रीब्यूशन था, वो था डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन्स, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। यानी इन्होंने डिस्कवर किया था उसको। अब इस डिस्कवरी को लेकर के उनको जो नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार 1950 में मिलता है, उसके लिए इनका नाम नॉमिनेशन में गया था, और यह भेजा था एल्विन श्रोडिंगर ने। लेकिन नॉमिनेशन में जाने के बाद इनको वैसे नहीं मिलता है नोबेल प्राइज़। लेकिन यह दिखाता है कि इनके में कितना टैलेंट था, क्योंकि नोबेल प्राइज़ के नाम जाना भी एक बहुत बड़ी बात हो गई, और जो कि इन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा था, चैलेंजेस देखा था समाज को लेकर के भी, फिर भी इतने बड़े काम को करना कि इनका नाम औरत होते हुए भी उस वक़्त में चला गया नोबेल प्राइज़ के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इनको तो देखा जाए तो कभी इनको कोई अवार्ड नहीं मिला लाइफ़ टाइम में, बट फिर भी यह अपने लाइफ़ टाइम में काम करते रहे। इसे कहा जाता है पैशन। यानी पैशन उसे कहते हैं जिसमें आप बिना रिवॉर्ड को लिए, जो आपको अच्छा लगता है उस काम को करते रहना। यानी ये बहुत ही पैशनेट थी फिज़िक्स को लेकर के, इसलिए यह इनको कुछ नहीं मिलता रिवॉर्ड, तब भी ये काम करते जा रही थी। अब 1949 में वह इंडिया वापस आ रहे थे, और यहाँ पे वो बनती हैं फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, जहाँ पर उन्हें चुनते हैं होमी जे भाभा। उसके बाद वहाँ पे वो अपना और भी कंट्रीब्यूशन देती है, जो पूरे इस इंडिया में फैलने जाता है। जैसे यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं, जो है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जो कि अहमदाबाद में है, फिर सहान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कलकत्ता में है। फिर वो अपने काम को जारी रखती हैं इंडिया में ही, जहाँ पर वो कॉस्मिक रे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में रिसर्च कर रही होती हैं। बताया हुआ है कि वो सालों तक, मतलब डेकेड्स तक भी अपना जो रिसर्च है वो चालू रखती हैं। बताया हुआ है फ्रॉम कोलर गोल्ड माइंस टू फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, यानी अलग-अलग बोल सकते हो प्लेस या जगहों पे जो है अपना रिसर्च वो कर रही होती हैं। वो करते रह जाती है, और उनके जो मेंटर होते हैं, यानी जो बोल सकते हो जिनके अंडर वो गाइडेंस में वो रिसर्च कर रही है, वो रहते हैं विक्रम साराभाई। उनका जो काम है वो क्वाइटली चलता जाता है, यानी ज़्यादा उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, और वह रह जाती है इंडियन साइंटिस्ट एक्लेम, एक्लेम मतलब प्रेज़ के पेरिफेरी या बाउंड्री में। ऐसा कह सकते हो कि वह एक बाउंड्री में रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो ज़्यादा वुमेन जो नहीं थी इस सब फ़ील्ड में, तो इस वजह से उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उतना प्रेज़ नहीं मिलता है। तो वही बोला जा रहा है कि लास्ट में वो फिर 1991 में अपना रिसर्च करते हुए ही वह चल बसती हैं, और उनका जो स्टोरी है वो अनटोल्ड, यानी ज़्यादा जो कि रिकॉग्निशन को नहीं मिला था, इस वजह से लोग इनका नाम भी भूल जाते हैं, ज़्यादातर लोग इनका नाम भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी बताए हुए आगे का टॉपिक में द लेगेसी ऑफ बीबा चौधरी एंड टुडेज़ वुमेन इन इंडियन साइंस।
इसको स्टार्ट किया गया बोलते हुए कि जो स्टार्स हैं वो कभी भी मेंट नहीं होते हैं हमेशा छुपे रहने के लिए। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई आदमी टैलेंटेड है, वो अपना योगदान दे रहा है, तो उसका ये जो टैलेंट है ये कभी छुपा हुआ नहीं रहेगा। अब देखो क्या है कि बीबा चौधरी उस समय में जन्म ली थी, उस समय वो इतना यूनिक की थी, जब वुमेन सब इस फील्ड में ही नहीं जाती थी। इस वजह से उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला क्योंकि लोग के दिमाग में हमेशा शक रहता था कि यार औरतें ये सब थोड़ी ना कर सकती हैं। तो इस वजह से उनको उस समय रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया था, जो भी उन्होंने योगदान दिया था साइंस में, वो ऑनर उनको किया गया 2019 में और यह किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, एआईयू। उन्होंने उनके इस लेगेसी को यानी उन्होंने जो भी योगदान दिया था उस समय में, उसको वह ऑनर करते हैं एक जो कॉन्स्टेलेशन का तारा है उसको रीनेम करके। उस तारे का पहले का नाम था लियो एचडी 86081 बट उसको रीनेम किया गया बिभा नाम से यानी कि बीम ऑफ लाइट। देखो वही कह सकते हो ना कि इन्होंने इतना योगदान किया था, लेकिन वो उस समय का एरा ही वैसा था कि उस समय लोग बहुत शक्की थे कि यार औरत ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए इनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट बाद में इनके काम को रिकॉग्निशन दिया गया। वही लिखा गया है कि वह अब एक तारा है हेवन में, जो कि लाइट जिन्होंने लाया था इंडियन साइंस में। लाइट लाने का मतलब हुआ कि उन्होंने बहुत यूनिक काम किया, जिससे कि यहाँ पे जो वुमेन है इंडिया की, उनको भी प्रेरणा मिली कि वो भी इस चीज़ में यानी साइंस के फील्ड में अपना योगदान दे। आगे कहा गया है कि इनकी इस लाइफ को देखते हुए जो कि एक एग्जाम्पल था टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है कि किसी काम को करते रहना डिटरमाइन होकर के। रेडियंट मतलब उज्ज्वल एग्जाम्पल यानी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेनासिटी का। ब्रिलियंस का और क्वाइट डिटर्मिनेशन यानी अपने काम को लगन से करते रहो, इसका उनका लाइफ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये 3 चीज़ याद करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आ जाए कि उनका लाइफ एग्जाम्पल किस चीज़ का था, टेनासिटी, ब्रिलियंस और क्वाइट डिटर्मिनेशन का। फिर 2020 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक डिक्लेयर किया चेयर प्रोफेसरशिप उनके नाम पर। चेयर प्रोफेसरशिप एक रैंक है, बोल सकते हो एक बहुत बड़ा रैंक है जो प्रोफेसर्स या रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए। जैसे रैंक्स होते हैं ना, ऐसे एसपी हो गया, कलेक्टर वगैरह टाइप का, वैसे ही ये भी वो प्रोफेसर या रिसर्चर्स का एक रैंक है जो बहुत बड़ा रैंक है। अभी के दिन की बात करें तो बहुत सारे एडवांसमेंट लाए हैं वुमेन ने, यानी औरतों ने भी बहुत सारा अपना योगदान दिया है इंडियन साइंस में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है चौधरी की पियोनियरिंग डे। यानी उन्होंने ये जो एग्जाम्पल सेट किया था कि औरतें भी कुछ कर सकती हैं, इस वजह से औरतें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं, वो इग्नाइट हो रही हैं। यानी उनको भी आ रहा है कि उन्हें यह काम करना चाहिए, उनको भी ऐसे इंटरेस्ट होता है तो इस काम में आती हैं। जैसे अभी वुमेन इसरो में है, फिर अलग-अलग जो मिशन्स हैं पूरे दुनिया में, आप देख सकते हो हर मिशन में उनके नाम आते हैं हेडलाइंस में कि उन्होंने कितने योगदान दिए हैं। और ऐसे ही वुमेन के बारे में बताया हुआ है कि एक लुमिनरी यानी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है इनकी, वो है डॉक्टर रितु खरीदल श्रीवास्तव। इन्हें बोला जाता है इंडिया की रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। उनका बहुत ही पिवटल यानी क्रूशियल रोल था इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन में। इसके बाद उन्होंने लीडरशिप भी दिखाई थी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में। यह दिखाता है वुमेन के लीप को, लीप मतलब छलांग को, कि पहले 100 साल पहले जो वुमेन इस फील्ड में थी नहीं, और वो किस तरीके से इतना बड़ा-बड़ा रोल निभा रही हैं इन स्टेम में। वही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में। कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा वुमेन ने कंट्रीब्यूशन दिया था चंद्रयान 3 में। उसका सक्सेस जो है वो बोल सकते हो कि ये बीबा चौधरी के पियोनियरिंग की वजह से, यानी जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया जिसकी वजह से वुमेन जो है इस सब फील्ड में आने लग गए, इसलिए इसका श्रेय बीबा चौधरी को दिया जाता है। क्योंकि अब देखो अभी के वक़्त में जो ऑटोनॉमस सिस्टम बना है, यानी कि जो अलग-अलग इंडिपेंडेंट रोल है, जो स्पेसक्राफ्ट या फिर मिशंस हो गए, उन सब में जो वुमेन जाती हैं, अपना योगदान देती हैं, वो दिखाता है वुमेन के कैपेबिलिटीज़ को, जो इंडिया के स्पेस के प्रोग्राम को फॉरवर्ड कर रहा है, यानी प्रोग्रेस को फास्ट कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। नाउ लास्ट टॉपिक आता है जो बहुत ही अच्छा है, जो है फ्रॉम शैडोज़ टू द स्टार्स। इसमें कहा गया है कि बीबा चौधरी की अगर हम लोग जर्नी को देखें, कि उस समय उनके एरा में और अभी के एरा को हम लोग देखें कि अभी के एरा के जो वुमेन साइंटिस्ट हैं, वो बहुत ही लंबा और आर्डुअस रहा। आर्डुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट रहा। क्योंकि पहले के वक़्त में कितना मुश्किल था वुमेन को रिकॉग्निशन मिलना। फिर धीरे-धीरे और भी वुमेन जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए, और अभी का वक़्त यानी 100 साल बाद अगर हम लोग देखते हैं, तो कितना ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलता है कि यार वुमेन कितना अपना ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ दिखा रही है। बोला गया है कि जो उस समय विवेक चौधरी ने स्ट्रगल्स फेस किए थे, वह एक स्टार्क रिमाइंडर है, यानी क्लियर रिमाइंडर है कि कितना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, वो भी ह्यूमन के योगदान की वजह से, और कितना आगे हमें जाना है। हम लोग चाहे जितने भी कॉस्मिक अचीवमेंट्स यानी स्पेस को लेकर के अचीवमेंट्स पाते हैं, चाहे वो मून पर लैंड करना हुआ या फिर मार्स तक पहुंचना हुआ, इन सभी में वुमेन ये प्रूव करती है कि जो जर्नी है ये वर्थ इट है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े रोल्स को वो अच्छी तरीके से निभाती हैं। आगे बीबा चौधरीज़ लेगेसी लिव्स ऑन, और इस बेस इनका जो लेगेसी
है। यानी इन्होंने जो कुछ ग्रेट छोड़ के गया हुआ है वो क्या है? वह एग्ज़ाम्पल है कि वुमेन भी सामर्थ है, वो अब भी लिव ऑन कर रहा है क्योंकि औरतें इन सब फ़ील्ड में आ रही हैं। यह कहानी आजकल के जो भी औरतें हैं, जो यंग है, उनको इंस्पायर करता है कि वो अपने पैशन को परस्यू करें यानी फ़ॉलो करें और ब्रेक करें सारे बैरियर्स को, समाज के बैरियर्स को, जिससे वो इस दुनिया पे अपना मार्क यानी असर छोड़ सकें। चाहे आपको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता हो कॉस्मिक रे को या फिर सेंडिंग रॉकेट टू मार्स, आजकल की जितनी भी औरतें हैं, जो औरत साइंटिस्ट हैं, वो अपना एक नया चैप्टर लिख रही हैं, यानी इस दुनिया पे अपना कुछ असर छोड़ रही हैं और वो कि जिस स्टोरी को स्टार्ट किया था विभा चौधरी ने, यानी विभा चौधरी ने जिस चीज़ को स्टार्ट किया था, उसमें बाकी औरतें जो है प्रोग्रेस दिखा रही हैं। एज़ द स्टार्स ऑफ इंडियन साइंस शाइन ब्राइटर यानी स्टार यहाँ पे वुमेन को कहा गया है कि वो अब ज़्यादा चमक रही हैं, क्योंकि वो अपना ज़्यादा योगदान दे रही हैं। विभा चौधरी द बेकन बीम ऑफ लाइट, बेकन मतलब हुआ कि एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है बीम ऑफ लाइट की, विल ऑलवेज़ गाइड द वे, यानी जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, जिन्होंने सबको प्रेरित किया, वो आपको गाइड करते रहेंगी। कहा वही कहा जा रहा है कि जो औरतें हैं वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रही हैं, उनको गाइड कौन कर रहा है? तो उनको विभा चौधरी गाइड कर रही हैं, जिसको बीम ऑफ लाइट कहा गया। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि जो स्पेशली लड़कियाँ हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएँ कि उन्हें ये चैप्टर कैसा लगा और उनका क्या विचार है इस चैप्टर को लेकर के? क्या उनके सोच में कुछ परिवर्तन आया या कोई भी अलग बात? और जो लड़के हैं, उनसे ये चाहूँगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा? क्या आपको ये मोटिवेशन लगा या किस तरह के आपके सोच है इस चैप्टर को लेकर के? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दूसरों को शेयर कर देना और हाँ, अब हम लोग मिलेंगे क्लास 9 में क्योंकि ये आपका लास्ट चैप्टर था, आपका सेमेस्टर भी खत्म होता है। तो मिलते हैं आप क्लास 9 में।